Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of इंटरनेशनल रिलेशन। आज हम लोग पंसिल एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे जो इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था 29 अप्रैल 1954। बेसिकली पंसिल जो है ये हिंदी के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पंच जो है ये 5 को बोलते हैं 5, और जो सील है ये बेसिकली बिहेवियर को बोलते हैं, या क्वालिटी हो गया, किसी का गुण क्या है, वर्चूज़ क्या है, या मैनर क्या है, क्या उसका आचरण है, एक्सेट्रा। ओके, तो बेसिकली ये जो ट्रीटी साइन हुआ था ये पेकिंग में साइन हुआ था, जिसको आज हम लोग बीजिंग के नाम से जानते हैं। अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो ये बीजिंग इस जगह पर है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा बीजिंग, यहाँ पर ये बीजिंग है। ओके, तो इस जगह पे, जिसका पुराना नाम पेकिंग था, इस जगह पे पंसिल एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब इस पंसिल एग्रीमेंट का जो कोर ऑब्जेक्टिव था, जो कोर थीम था, वो सिंपली यही था, पीसफुल एग्जिस्टेंस, मतलब कि जियो और जीने दो। और इस प्रिंसिपल को हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी अच्छे से देख चुके हैं कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा लिव एंड लेट लिव का फॉरेन पॉलिसी रहा है, और ये जैनिज़्म का प्रिंसिपल को भी दर्शाता है। ओके, तो बेसिकली जब कोल्ड वॉर चल रहा था, इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद 1945 से लेकर के, एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1945 से लेकर के जो 1991 तक है, जब तक यूएसएसआर का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता है 1991 में, तब तक ये जो पीरियड था ये कोल्ड वॉर का पीरियड था। तो इस टाइम क्या हो रहा था, यूएसए और रशिया में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए। और ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, क्योंकि यूएसए चाहता था इसके पास मैक्सिमम आर्म्स एंड एम्यूनिशन आए ताकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, और रशिया चाहता था कि इसके पास मैक्सिमम आर्म्स एंड एम्यूनिशन आए ताकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। ओके, तो ये जब पीरियड चल रहा था तो उस वक्त पे, वैसे टाइम पे, इंडिया जो है वो चाइना के साथ पंसिल एग्रीमेंट साइन करता है, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव होता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये बहुत बड़ा बात था। ओके, लेकिन हालांकि होता क्या है कि ये पंसिल एग्रीमेंट साइन करने के सिर्फ 8 साल बाद, ये 1954 में साइन हुआ था, और 8 साल बाद जो है ये 1962 में ही क्या होता है कि चाइना इंडिया पे अटैक कर देता है, और चाइना इंडिया वॉर, सीनो इंडिया वॉर जो है वो होता है 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962। ये डेट ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन बस इतना ध्यान में रखना है 1962 में हुआ था। ओके, बाद में क्या होता है कि इंडिया जो है ये पंसिल एग्रीमेंट जो है बाद में म्यांमार, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और इवन जो नॉन अलाइंग मूवमेंट में जितने भी कंट्रीज़ थे उन सारे कंट्रीज़ के साथ ये पंसिल एग्रीमेंट साइन करता है। तो बेसिकली ये पंसिल एग्रीमेंट है क्या, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो देखो, ये जो पंसिल एग्रीमेंट है वो क्या है, सिंपली 5 प्रिंसिपल्स है, 5 बिहेवियर है। तो वो 5 बिहेवियर कौन कौन सा है? जो फर्स्ट बिहेवियर है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये पंसिल एग्रीमेंट का, वो है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। कि कोई भी कंट्री जो है, जैसे सपोज अगर इंडिया चाइना के साथ जो है वो अगर पंसिल एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो इंडिया और चाइना एक दूसरे को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे, इवन एक दूसरे के सोवरेनिटी का सम्मान करेंगे। हम लोग देख चुके कि सोवरेनिटी क्या होता है। सोवरेनिटी मतलब होता है कि जब कोई सोवरेन हो, या मतलब जब कोई अपने डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट हो, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं हो, तो उसको हम लोग सोवरेन बोलते हैं। इवन अगर इंडिया ये पंसिल एग्रीमेंट में नहीं भी बोलता, तब भी इंडिया का जो सोवरेनिटी, या मतलब ये जो फर्स्ट क्लॉज है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये आर्टिकल 51 में इंक्लूडेड है, डीपीएसपी का आर्टिकल 51, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख भी चुके हैं कि डीपीएसपी का आर्टिकल 51 क्या है। तो डीपीएसपी का आर्टिकल 51 में ये क्लियरली मेंशन है कि हम लोग जो है किसी भी कंट्री के सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, हालांकि ये देखो, जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उस टाइम क्या था कि जो भी एक्सेस पावर और एलाइड पावर में हुआ था वॉर, तो उसके बाद जो भी एक्वायर्ड टेरिटरी था, वो एक्वायर्ड टेरिटरी को एलाइड पावर क्या किए, वो एक्वायर्ड टेरिटरी को जो है एक्वायर्ड एलाइड पावर खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन तो था, क्योंकि ये वायलेट कर देते। ओके, फिर सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन अटैक या नॉन एग्रेशन। देखो, ये जो है ये भी इंडिया का हिस्टोरिकल
इवेंट से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। जैसे इंडिया का जो खास करके जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था वो किस टाइप का था, नॉन वायलेंस का था, कि इंडिया जो है वो कभी भी मतलब एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाएगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये जो नॉन वायलेंस प्रिंसिपल था इंडिया का, इससे कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इसलिए इंडिया का जो पंसिल एग्रीमेंट का ये जो सेकंड प्रिंसिपल है ये होता है नॉन अटैक एंड नॉन एग्रेशन, और इसका भी रीज़न क्लियर है क्यों इस पॉलिसी को ही अपनाया गया। एक तो इंडिया का हिस्टोरिकली हमेशा से लिव एंड लेट लिव का पॉलिसी रहा है, इस चीज़ को हम लोग देख ही चुके हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि किस तरीके से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं था। उसके पास पहला जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है, एडुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाए, हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव किया जाए। तो ये सब के लिए जो है इंडिया को जो है इकोनॉमिक वेल्थ चाहिए था, कैपिटल चाहिए था। और अगर जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो इंडिया डिफेंस सेक्टर में लगा देता तो वैसे केसेस में ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाता। इसलिए इंडिया का जो पॉलिसी है वो हमेशा से नॉन एग्रेशन का ही था, ठीक है। इवन जो डीपीएसपी का आर्टिकल 51 है इसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि जो स्टेट होगा वो हमेशा इनकरेज करेगा कि जितना भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है वो सब का सब आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। आर्बिट्रेशन मतलब जहाँ पे बातचीत हो, डायलॉग हो, डिस्कशन हो, ट्रीटी के थ्रू, ओके, ये सब के थ्रू जो है जितना भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उन सबको रिजॉल्व करना। फिर जो थर्ड प्रिंसिपल है पंसिल एग्रीमेंट का वो क्या है कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर, कि इंडिया जो है वो कभी भी किसी भी दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। और ये इंडिया का हिस्टोरिकली इंडिया का ये हमेशा से इतिहास रहा है कि इंडिया कभी भी किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन इंडिया पे ये एक्यूजेशन लगा है कि इंडिया जो है 1971 का जो वॉर था इंडिया पाकिस्तान, उस टाइम बेसिकली इंडिया जो है पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर किया था और तब जाके ये बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। सिमिलरली इंडिया पे ये भी एक्यूजेशन लगता है कि पंसिल एग्रीमेंट को इंडिया वॉयलेट किया था जब इंडिया जो है यहाँ पे श्रीलंका में जो LTTE था उस चीज़ को, मतलब जो LTTE है ये बिलीव करते हैं कि इंडिया जब पीस कीपिंग फोर्स जो है ये श्रीलंका में भेजा था तो उस टाइम जो है इंडिया जो है वो श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर किया था। तो ये दो एक्यूजेशन जो है वो इंडिया पे अक्सर लगता है कि इंडिया जो है हालांकि पंसिल एग्रीमेंट में बिलीव तो करता है लेकिन समय समय पे इंडिया जो है इस चीज़ को वायलेट भी किया है। लेकिन जो शिमला एग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें ये साफ साफ डिसाइड किया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है जितना भी डिस्प्यूट्स है, ये बेसिकली जो शिमला एग्रीमेंट है ये 1971 वॉर के बाद हुआ था, जब जिस वॉर के थ्रू बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है जितना भी डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो सारा का सारा बायलैटरली रिजॉल्व करेगा। मतलब किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ना ही किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होगा। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नहीं, ये वापस पंसिल एग्रीमेंट को ही इंडिया बिलीव करता है, पंसिल एग्रीमेंट पे, क्योंकि जो भी होगा डिस्प्यूट उसको जो है थ्रू डायलॉग्स डिस्कशन रिजॉल्व करना, वो भी बिना किसी इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी का। फिर जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो क्या है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। बेसिकली क्या होता है कि अक्सर जब कोई पावरफुल कंट्री होता है और कोई लेस पावरफुल कंट्री होता है और उन दोनों के बीच में जब रिलेशन बनता है तो वो अक्सर जो पावरफुल कंट्री होता है वो लेस पावरफुल कंट्री को अपना फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करता है। जैसे हम लोग देख चुके थे कि जब इंडिया में जो है कंटिन्यूस फैमिन चल रहा था, इंडिया का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, खास करके फूड क्राइसिस को लेकर के, और यूएसए से इंडिया जो है PL 480 राइस जो है ये इंपोर्ट करता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का 1965 का वॉर चलते रहता है तो इस वॉर के टाइम पर यूएसए जो है वो प्रेशराइज करता है इंडिया को सीज़ फायर करने के लिए, और इंडिया जो है उस टाइम सीज़ फायर करता भी है। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि
यूएसए जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन बना जाए, तो यूएसए जो है ये कोशिश कर रहा है कि अपना इसका जो बेनिफिट है, क्योंकि यूएसए का कहीं ना कहीं जो टिल्ट था वो पाकिस्तान के साइड था, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को ये प्रेशराइज कर रहा है या इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है कि अपना जो है फॉरेन पॉलिसी इंडिया पे इम्पोज करने का। और ये जो है ये अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं ये सेम काम डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी करता है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मेजॉरिटी जो है जो पावर है वो किसका है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जो भी उनके फेवर में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे इम्पोज करने का। तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट का जो प्रिंसिपल है कि कोई भी एक कंट्री है जब दूसरे कंट्री के साथ फॉरेन रिलेशन बनाएगा तो दोनों एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेगा और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट में सोचेगा, इसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाए। ओके, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब है कि अगर सपोज कर लो कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में जो है फॉरेन रिलेशन बन रहा है, तो कंट्री ए और कंट्री बी जो भी समझौता करेगा उससे दोनों कंट्रीज का बेनिफिट होना चाहिए। ये था पेंसिल एग्रीमेंट का प्रिंसिपल नंबर 4। और आगे हम लोग जाके देखेंगे कि कैसे ये जो है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट का जो प्रिंसिपल है ये गुजराल डॉक्ट्राइन के बाद से बदल जाता है। इसको हम लोग बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट है, जिसमें कोई भी दो कंट्री जब एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेगा और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेगा कि जो भी एग्रीमेंट साइन हो जाए या जो भी ट्रीटी साइन हो जाए दोनों के बीच से, उससे दोनों ही कंट्रीज का जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट हो। ओके, और फिर जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि इंडिया जो है वो पेंसिल एग्रीमेंट के थ्रू चाइना को ये इंश्योर कर रहा था कि हम लोग पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि एक दूसरे पर कोई भी वल्नरेबिलिटी या कोई भी डेंजर इम्पोज नहीं करेंगे, कोई थ्रेट इम्पोज नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो है ये 5 पॉइंट है, ये पाँचों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आंसर राइटिंग के लिए जो हम लोग को याद होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हम लोग इस पाँचों पॉइंट्स को समराइज करें तो ये पेंसिल एग्रीमेंट जो है वो सिंबल क्या क्या था। पहला है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, कि जो भी कंट्री है वो एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे। कोई भी कंट्री जो है वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जब भी रिलेशन बना जाए तो वो एक दूसरे का इक्वली ट्रीट करेंगे और जो भी एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन होगा वो दोनों के बेनिफिट के लिए होगा। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन का पॉलिसी होगा किसी भी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन के लिए। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है वो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि कंट्रीज़ जो है वो साथ में पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे। बेसिकली ये जो पेंसिल एग्रीमेंट है ये साइन तो किया गया था वो चाइना के लिए किया गया था, लेकिन ये जो पेंसिल एग्रीमेंट है ये इंडिया का आगे चल के सभी कंट्रीज़ के साथ एक फॉरेन पॉलिसी बन गया एक तरीके का। ठीक है, कि इंडिया किसी भी कंट्रीज़ के साथ जब फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो इस 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखता है। और इसका हम लोग देख चुके हैं कि ये बीच में 2 बार एक्यूजेशन लगा है इंडिया पे कि इंडिया इस चीज़ को वायलेट किया है। एक जब बांग्लादेश का क्रिएशन होता है 1971 वॉर के टाइम, और दूसरा जब श्रीलंका में LTTE फोर्स के अगेंस्ट इंडिया जो है वो पीस कीपिंग फोर्स अपना भेजता है। ओके, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि पेंसिल एग्रीमेंट क्या था। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी को देखेंगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या था, और फिर बाद में उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या था, गुजराल्स डॉक्ट्राइन क्या था। ये सब चीज़ हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।